नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, उसकी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और राजस्थान में ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और प्रमुख कुछ एक दो ऐसे शब्द होंगे जिनकी व्याख्या भी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान की जलवायु की बात करते हैं। अब राजस्थान की जलवायु की बात करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जलवायु होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जलवायु क्या होती है और कैसी होती है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और कौन कौन सी ऋतुएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की जलवायु में हम सबसे पहले हम जलवायु, जो एक शब्द आया है जलवायु, उसका डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, जलवायु जो होती है वो किसी भी स्थान की, कोई भी जगह या कोई भी स्थान, उस स्थान की एक लंबी अवधि की वायुमंडलीय दशाओं का औसत जो होता है वो जलवायु कहलाता है। लंबी अवधि की अगर हम बात करें तो लंबी अवधि का मतलब है तो कई वर्षों तक की अगर बात करें 10, 15, 20, 50 वर्षों की जो जलवायु होती है, मतलब की जो मतलब जो दशाएं होती है वायुमंडल की, उन सब का औसत जलवायु कहलाता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विभिन्न वायुमंडलीय दशाओं का औसत को उस भूभाग की जलवायु कहते हैं। अब देखिए, जलवायु के साथ साथ एक शब्द आता है मौसम। मौसम क्या होता है? मौसम, देखिए मौसम जो है वो भी वायुमंडलीय दशाओं के को ही कहते हैं, लेकिन वो दशाएं कुछ घंटों की होती हैं। जैसे कि 24 घंटे की दशा, यानी कि एक दिन की अगर वायुमंडलीय दशाओं की बात करें तो वो मौसम कहलाता है। जैसे मान लो हम कहते हैं कि भाई आज का मौसम तो थोड़ा ठंडा था, यानी आज कल का हो सकता है ठंडा हो सकता है नहीं हो, लेकिन आज का मौसम कैसा है? आज का मौसम थोड़ा ठंडा है। या यूँ कहें कि भाई यार आज का मौसम तो थोड़ा बर्फीला है, बर्फ़ अगर किसी दिन बर्फ़ पड़ती है तो बर्फीला हो जाता है। या फिर किसी दिन मान लो सर्दी का मौसम है, लेकिन सर्दी की ऋतु है, मौसम नहीं ऋतु है। अब ऋतु की भी बात करेंगे, ऋतु क्या होती है। सर्दी की ऋतु है, लेकिन उस सर्दी की ऋतु में भी बहुत कड़क धूप अगर निकल जाती है तो हम कहेंगे यार आज तो थोड़ा सा गर्मी का सा मौसम हो रखा है। तो उस एक 24 घंटे का जो पीरियड होता है, यानी कि एक दिन का जो पीरियड होता है, उस दिन के अंदर वायुमंडल की क्या दशाएं रहती हैं, उन दशाओं को तो कहते हैं मौसम। फिर ये अगर एक एक दिन मिला करके कुछ महीनों की अगर बात कर लें कि भाई जैसे एक जैसा मौसम कुछ महीनों तक चलता है, जैसे कि सर्दी के मौसम की बात करें तो सर्दी की ऋतु कहलाती है, वो कुछ महीनों तक चलने वाला जो है वो जैसे आज सर्दी है, कल भी हल्की सर्दी हुई, परसों ज़्यादा सर्दी हो गई, फिर नेक्स्ट डे हल्की सर्दी हुई। यानी कहने का मतलब लगातार ठंड चल रही है। तो ठंड जब चलती है लगातार तो, और वो महीने, 2 महीने, 3 महीने, यानी कि 3-4 महीने तक अगर लगातार एक जैसा मौसम बना रहता है तो उसका औसत, उस मौसम का औसत जो है वो ऋतु कहलाती है। प्रतिदिन चेंज होने वाला तो मौसम हो गया, और ये लंबे समय तक रहने पर 3 से 4 महीने लगभग रहने पर ये बन जाता है, फिर ऋतु बन जाती है। जैसे गर्मी की ऋतु, बारिश की ऋतु और सर्दी की ऋतु। इसी प्रकार से जब ये ऋतुएं, अलग अलग ऋतुएं मिल जाती हैं और इसका एक लंबी अवधि तक, यानी कि 40-50 वर्षों तक इसका अध्ययन किया जाए, 40-50 वर्षों तक जो वायुमंडलीय दशाएं होती है उन सब का औसत जो निकाल लिया जाता है वो जलवायु कहलाती है, उस स्थान की, उस प्रदेश की या उस भूभाग की। तो यहाँ पे हमने देखे मौसम किसी वस्तु की 24 घंटे एक दिन की वायुमंडलीय दशाएं मौसम कहलाती हैं। और ऋतु की बात करें तो किसी स्थान की 3-4 महीने की वायुमंडलीय दशाओं का औसत वो क्या कहलाती है? ऋतु कहलाती है। अब वायुमंडल क्या होता है? अब शब्द आया है एक वायुमंडल, तो वायुमंडल की बात करी हमने, तो वायुमंडल क्या है? देखिए हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, ये हमारी पृथ्वी है, इसकी चारों तरफ जो है वो क्या है
चारों तरफ बहुत सारी गैस हैं, धूल के कण हैं, जलवाष्प हैं और वायु है। तो इन सब को मिला करके ही क्या बनता है, वायुमंडल बनता है। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो भी वायु, जलवाष्प, धूल के कण, वो सब मिलकर के जो वातावरण बनता है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। अब वायुमंडल के साथ साथ वायुमंडल के साथ ही हम पढ़ेंगे वायु दाब। तो वायु दाब क्या होता है, जो ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल जो दाब उत्पन्न करता है वो वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल के द्वारा किसी स्थान पर जितना दाब उत्पन्न होता है या जितना दाब लगाया जाता है उसी को ही वायुमंडल, वायु दाब कहते हैं। और वायु दाब जो है ये तापमान के ऊपर, मतलब तापमान के विपरीत इसका संबंध होता है। यदि तापमान बढ़ता है तो वायु दाब जो है वो कम होता है, यदि तापमान कम होता है तो वायु दाब ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अब एक शब्द आया है वापस से, वायु दाब तो बात हो गई। अब हम बात करें, देखिए वायु दाब, किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब को वायु दाब कहते हैं। वायु दाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है। और इस वायु दाब को मापने की जो यूनिट, मतलब मापने का जो उपकरण होता है उसको बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु दाब को मापने के उपकरण को बैरोमीटर कहते हैं। अब एक शब्द आया है यहाँ पे, तापमान। अब ये तापमान क्या होता है, देखिए तापमान और ताप दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ताप का मतलब तो एक तरीके से होती है ऊष्मा या फिर गर्मी। ताप का मतलब क्या होता है, ऊष्मा या फिर गर्मी। और तापमान, तापमान क्या हो गया, उस ताप का मेजरमेंट जो है वो तापमान हो गया। तो ताप क्या हुआ, ताप तो हो गया भाई सूर्य से जो किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं, सूर्य से जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं वो कितनी मात्रा में आती हैं वो तो कहलाता है ताप। और उस मात्रा को मेजर करने के, मेजर जब किया जाता है तो वो कहलाता है तापमान। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं ताप की, कि भाई देखिए सूर्य का जो ताप है वो सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में आता है, सबसे अधिक सूर्य ताप वाला ज़िला कौन सा है, तो ये आप बताइए। सूर्य ताप वाला ज़िला कौन सा है, सबसे अधिक सूर्य ताप वाला ज़िला कौन सा है, और सबसे कम सूर्य ताप वाला ज़िला कौन सा है। देखिए हमने एक बात, जब हमने ज्योग्राफी की स्टार्टिंग यानी कि राजस्थान की स्थिति वगैरह की बात की थी, तो वहाँ पे हमने पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष हमने पृथ्वी की स्थिति देखी थी, किस प्रकार से स्थिति थी। तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि जो पृथ्वी, जो हमारा राजस्थान है वो इस तरीके से स्थित होता है यहाँ पे कर्क रेखा के बिल्कुल पास में। तो देखिए जब सूर्य यहाँ पर भूमध्य रेखा पर चमकता है तो उस कंडीशन में सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सबसे अधिक सीधी कहाँ पड़ती है, भाई सूर्य की किरणें जितनी ज़्यादा सीधी पड़ेंगी तापमान उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी तिरछी पड़ेंगी ताप उतना ही कम होगा, ताप उतना ही कम होगा। और क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, हम जितनी गर्म चीज़ के नज़दीक होंगे उतना ही उसकी गर्मी हमको ज़्यादा मिलेगी, उतनी ऊष्मा हमको ज़्यादा मिलेगी, और उससे जितना दूर होते चले जाएंगे ऊष्मा की कमी होती चली जाएगी। तो जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर चमकता है तो उस केस में सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं, बांसवाड़ा में पड़ती हैं, और सबसे ज़्यादा तिरछी कहाँ पड़ती है, वो गंगानगर में पड़ती हैं। तो सबसे ज़्यादा सीधी पड़ती है बांसवाड़ा में, इसलिए सबसे ज़्यादा सूर्य ताप वाला जिला कौन सा होगा, बांसवाड़ा होगा। और सबसे कम सूर्य ताप वाला जिला कौन सा होगा, वो होगा गंगानगर। लेकिन इस बात का ये मतलब कतई नहीं है कि सबसे गर्म जिला कौन सा है। सबसे गर्म जिला तो चूरू है और सबसे ठंडा जिला भी चूरू है। सबसे गर्म जिला भी चूरू है और सबसे ठंडा जिला भी चूरू है। लेकिन सबसे अधिक सूर्य ताप जो है वो बांसवाड़ा में आता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो बांसवाड़ा में आती हैं। लेकिन लगातार वहाँ पर गर्मी बनी रहना ये चीज़ जो है वो चूरू में होती है, क्योंकि चूरू जो है वहाँ वो रेगिस्तानी इलाका है और सबसे गर्म रहता है और सर्द सबसे ठंडा भी रहता है। गर्मी में सबसे गर्म और सर्दी में सबसे ठंडा स्थान दोनों जो है वो चूरू है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब बात आती है पवन। पवन, देखिए पवन क्या होती है, पवन किसे कहते हैं, धरातल के समांतर चलने वाली हवाओं को पवन कहते हैं।
जो हमारे पृथ्वी का जो धरातल है, उस धरातल के समांतर चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ये जो पवन है, ये जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती हैं तो उसका प्रकीर्णन भी होता है और परावर्तन भी होता है। तो परावर्तन के कारण जो वापस सूर्य का ताप वापस उठता है, तो उस केस में वहाँ की जो वायु है वो भी गर्म होने लगती है, और गर्म होकर के वायु जो है वो पृथ्वी के समांतर बहने की बजाय ऊपर उठना शुरू हो जाती है। जब वो वायु ऊपर की तरफ उठती है तो उसको कहते हैं पवन तरंगे। उसको क्या कहते हैं? पवन तरंगे। और जो वायु का प्रवाह होता है, वायु का जो दिशा होती है, वायु के बहने की दिशा होती है, वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती है। यदि किसी स्थान पर उच्च वायुदाब है और दूसरे स्थान पर निम्न वायुदाब हो जाता है, तो फिर उस स्थान पर वायु का जो प्रवाह है या वेग जो है उसका, वो स्पीड से उसकी तरफ बहना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा। अब देखिए, वायुदाब कम होने का मतलब है तापमान का बढ़ना। वायुदाब कम होने का मतलब क्या हुआ? तापमान का बढ़ना। जैसे जैसे किसी जगह का टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर फिर ये आपने गर्मी के मौसम में ध्यान दिया होगा कि मौसम विभाग बताता है कि भाई इस इलाके में इतने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आंधी चलने वाली है। तो वो किस तरीके से पूर्वानुमान लगाते हैं? वो इस वायु दाब के आधार पर ही पूर्वानुमान लगाते हैं कि यदि इस समय उस स्थान का वायु दाब जो है वो कम होता जा रहा है, तो उच्च वायुदाब से तीव्रता के साथ निम्न वायुदाब की तरफ पवनें गतिमान होंगी। तो पवन की जो गति है वो किस तरफ होती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होती है। अब ये जो पवनें हैं, ये क्या काम करती हैं? देखिए, ये मानसून का काम भी करती है। मानसून क्या होता है? हवा की दिशा के साथ तापमान में परिवर्तन होना व वर्षा का होना मानसून कहलाता है। जब बारिश का मौसम होता है उस समय हम कहते हैं कि भाई मानसून आ गया। तो ये मानसून उस समय क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय जो वायु है वो दक्षिण पश्चिम से आती है, तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होने के कारण वायुदाब में कमी होती है, और वायुदाब में कमी होने के कारण दक्षिण पश्चिम से जो वायु की पवनें हैं वो आती हैं, और दक्षिण पश्चिम में जो पवनें आती हैं वो नमी लेकर के आती हैं, और नमी लेकर के आने से वहाँ के तापमान में परिवर्तन होता है, और तापमान में परिवर्तन के साथ साथ वहाँ पे वर्षा भी होती है। इसलिए जो बारिश के मौसम की हमारी जो वर्षा होती है उसको हम मानसूनी वर्षा कहते हैं। जबकि सर्दी के मौसम में जो वर्षा होती है उसको हम मानसूनी वर्षा नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? बरसात के मौसम में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, और वो जो वर्षा है वो मावठ कहलाती है। क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। तो बहुत बार प्रश्न उठता है कि सर्दी में होने वाली वर्षा कौन सी पवनों के द्वारा होती है, कौन से विक्षोभों के द्वारा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। और वो मानसून, वो जो वर्षा है वो मानसूनी वर्षा नहीं कहलाती, वो क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। तो सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। बहुत ही कॉमन प्रश्न हो गया है ये। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जलवायु को निर्धारक घटक। जलवायु के निर्धारण यानी कि जलवायु को निर्धारित करने वाले घटक। कौन कौन से घटकों के द्वारा जलवायु का निर्धारण किया जाता है? देखिए, तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा और वायु का वेग। जलवायु का निर्धारण करने के लिए उस स्थान का, उस भूभाग में किस प्रकार का तापमान रहता है कंटिन्यू, वहाँ का वायुदाब किस प्रकार का रहता है। अगर तापमान उच्च रहता होगा तो वायुदाब जो है वो निम्न रहता होगा, और वायुदाब अगर तापमान निम्न रहता होगा तो वायुदाब उच्च रहता होगा। या तो वो आर्द्र स्थान हो सकता है या फिर शुष्क स्थान होगा। वर्षा पर भी डिपेंड करता है, वर्षा वहाँ की कम होती है या ज़्यादा होती है, किस प्रकार से वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। साथ में वायु का वेग, वायु जो है वो किस वेग से गति करती हैं और किस प्रकार से वो उस जो वायु जो है वो किस प्रकार से उस तापमान को परिवर्तित करती हैं। यदि तापमान में परिवर्तन होता है और तो बारिश की होने की संभावना अधिक होती है। अब देखिए, राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो कर्क रेखा के ऊपर की तरफ स्थित है।
यहाँ पे इस तरीके से ये राजस्थान है, बताया है मैंने कि भाई राजस्थान का जो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर से होकर के और डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई निकलती है। इसका मतलब सिर्फ कर्क रेखा से नीचे तो केवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर को तो स्पर्श करके निकलते हैं, डूंगरपुर भी पूरा ऊपर ही रहता है, केवल बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा ही नीचे रहता है, बाकी सारा जो हिस्सा होता है कर्क रेखा के ऊपर होता है राजस्थान का। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान, अब एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये अगर हमारी ग्लोब है और ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन दोनों के बीच का जो ये हिस्सा है इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। और इसके ऊपर यहाँ पर एक और लाइन, एक अन्य अक्षांश है जो कि 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री अक्षांश है, जिस और इधर भी नीचे भी 66.5 डिग्री। इस 66.5 से ऊपर 90 डिग्री तक, 66.5 से ऊपर 90 डिग्री तक होता है शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। और इधर 66.5 से लेकर के 90 डिग्री तक इधर भी शीत कटिबंध। और उष्ण और शीत के बीच में, दोनों के बीच में 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच का जो ये हिस्सा होता है दोनों तरफ, ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है ये? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो हमारा जो राजस्थान है उसकी स्थिति, वो उसका अधिकांश भाग तो है ऊपर शीतोष्ण कटिबंध में, लेकिन उसका जरा सा भाग यानी कि केवल बांसवाड़ा जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है कटिबंध। ये कटिबंध क्या होता है इसके बारे में भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए कटिबंध जो है वो दो अक्षांशों के बीच में जो गैप होता है, जो स्थान होता है, उसको कटिबंध बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि भाई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच का जो स्थान है उसको एक कटिबंध के नाम से जाना जाता है और वो है उष्ण कटिबंध। अब उष्ण का मतलब होता है गर्मी। अब इसको उष्ण कटिबंध क्यों कहा? क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीधी पड़ती हैं और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जब सूर्य रहता है तो यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु हो जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो जाती है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के आसपास सूर्य की किरणें बहुत ही कम जाती है और वहाँ पर ऑलमोस्ट सर्दी ही रहती है, तो उसको कहते हैं शीत कटिबंध। और शीत कटिबंध के पास ठंडा और उष्ण कटिबंध के पास कुछ उष्ण, तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वो इस बीच में पाया जाता है, इसलिए ये बीच का जो हिस्सा है इसको शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। तो ये जो दो अक्षांशों के बीच की स्थिति जो है उसी को ही, उसके बीच के स्थान को ही क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। और ये किसके आधार पर बांटा गया है? ये ताप के आधार पर बांटा गया है। जहाँ अधिक ताप है वो उष्ण कटिबंध, जहाँ बहुत कम ताप है वो शीत कटिबंध, और जहाँ पर शीत और उष्ण दोनों का मिक्सचर है वो शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ पर अगर राजस्थान की देखी जाए तो राजस्थान का जो केवल एक हिस्सा उष्ण कटिबंधीय है, बाकी सारा शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के कुछ भाग ही उष्ण कटिबंध में आते हैं। और राजस्थान में जो वर्षा होती है उसका 90%, लगभग 90% जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण होता है। और वो गर्मी के मौसम में यानी कि बरसात के मौसम में होता है, बरसात के ऋतु में होता है। यहाँ पर हम मौसम का जो है नाम लेते हैं तो वो गलत रहेगा। शीतकाल में न्यूनतम वर्षा, और वो भी किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। बहुत ही कम वर्षा होती है शीत ऋतु में, और वो भी किसकी वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। राजस्थान में वर्षा काल जो है वो अल्पावधि के लिए होता है, मतलब कुछ समय के लिए ही होता है, ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे बारिश नहीं आती है। लगभग 1 महीने ही यहाँ पे मानसूनी वर्षा होती है। तो राजस्थान में का जो वर्षा काल है उसकी अवधि जो है वो 15 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में ही रहती है। और जैसे 15 जुलाई के बाद धीरे धीरे मानसून जो है वो लौटना शुरू हो जाता है। और कभी कभी दिसंबर और जनवरी में यानी कि सर्दी के मौसम में भी
दक्षिणी सर्दी के मौसम में पश्चिमी विक्षोभों के कारण वर्षा हो जाती है और उसको क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। और वो वर्षा दिसंबर और जनवरी माह के आसपास होती है। अब हम बात करेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में हम सबसे पहले बात करेंगे अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, अब चूंकि जो हमारा अक्षांश, हमने जब अक्षांश और देशांतर पढ़ाया था उस समय भी आपको बताया था कि भाई अक्षांश जो है वो जलवायु निर्धारण का भी कार्य करते हैं। तो जो अक्षांशीय स्थिति है कि हमारा राजस्थान किस अक्षांशों के मध्य स्थित है, जिसको कि हमने अलग अलग कटिबंधों में बांट दिया गया है, तो उसके आधार पर भी हमारी जलवायु जो है वो डिपेंड करती है। क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और राजस्थान की स्थिति भी उत्तरी गोलार्ध में ही होगी। और राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। राजस्थान की जो जलवायु है उसको हम क्या क्या कह सकते हैं, देखिए भाई, राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों हो सकती है, क्योंकि राजस्थान जो है उसका बांसवाड़ा जो जिला है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है और उसके बहुत ही ज़्यादा करीब है। जो पूरा जो राजस्थान है वो कर्क रेखा के बहुत ही ज़्यादा निकट है, इसलिए उसकी जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु से प्रभावित है। साथ में और कौन सी जलवायु हो सकती है, अभी अभी हम जलवायु पढ़ रहे हैं, तो और कौन सी जलवायु हो सकती है। अब उष्ण कटिबंध के साथ साथ शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है तो शीतोष्ण जलवायु तो होगी होगी, ठीक है। उसके बाद भाई मानसून के द्वारा वर्षा होती है तो मानसूनी जलवायु भी होगी इसकी। फिर उपोष्ण क्यों कहते हैं इसको, उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध होता क्या है, देखिए 23.5 डिग्री से 45 डिग्री के बीच, 23.5 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच का जो शीतोष्ण कटिबंध है उसी को ही क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। साथ में राजस्थान की जो जलवायु वो शुष्क जलवायु है। शुष्क जलवायु क्यों है, क्योंकि वर्षा की यहाँ पे कमी होती है, बहुत कम वर्षा होती है। मतलब हमारे राजस्थान में जो वर्षा है वो अनियमित है और बहुत ही कम है, इसलिए शुष्क जलवायु। उष्ण जलवायु, तापमान, क्योंकि राजस्थान जो है उसका निचले हिस्से में जो सूर्य का जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ने की वजह से यहाँ की जो तापमान है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए इसकी जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, उष्ण जलवायु है, मानसूनी जलवायु भी है। उसके साथ साथ उपोष्ण जलवायु भी है, क्योंकि उष्ण के बिल्कुल नज़दीक है, उष्ण कटिबंध के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए उपोष्ण जलवायु है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, क्योंकि संपूर्ण राजस्थान शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो यहाँ पर ये राजस्थान की जो जलवायु उसके बारे में हमने बात की। जलवायु प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे, उसी बीच में हमने इसको भी बता दिया कि जलवायु किस किस प्रकार की है। अब दूसरी चीज़ है, समुद्र से दूरी भी जो है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। देखिए राजस्थान के बिल्कुल समीप जो है वो पड़ता है कच्छ की खाड़ी, जो कि केवल 225 किलोमीटर दूर है, और अरब सागर जो है वो राजस्थान से 400 किलोमीटर दूर है। इसलिए इसकी दूरी जो है समुद्र से वो भी प्रभावित करती है, परंतु यहाँ पे दूरी अधिक होने की वजह से ये इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है। भूमध्य रेखा से अगर दूरी देखें तो भूमध्य रेखा जो है, हमारा जो राजस्थान का निचला हिस्सा है वो 23 डिग्री 3 मिनट पर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, तो 23 डिग्री 30 मिनट 1 डिग्री में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। 1 डिग्री में 111 किलोमीटर, तो 23 डिग्री 30 मिनट में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 2595 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी भूमध्य रेखा से दूरी। राजस्थान की जो जलवायु उसको नेक्स्ट जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है समुद्र तल से ऊंचाई या फिर धरातल से ऊंचाई। देखिए जैसे जैसे हम ऊंचाई ऊपर की तरफ जाते हैं उसी प्रकार तापमान में जो है वो कमी होने लगती है, और यह कमी लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने से 1 सेंटीमीटर तापमान में कमी आती है। 1 सेंटीमीटर कहाँ से आ गया, 165 मीटर ऊंचाई पर जाने में तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है।
तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे तापमान भी कम होता जाएगा, और यही कारण है कि राजस्थान का जो माउंट आबू जगह है वो ठंडी रहती है। राजस्थान में सामान्य तापमान, राजस्थान जो है कंप्लीट उसका सामान्य तापमान और माउंट आबू के तापमान में लगभग 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर पाया जाता है। तो यही कारण है कि समुद्र तल से जितनी ऊंचाई पर स्थित होगा कोई भी धरातल, उस धरातल का तापमान उतना ही कम होता जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग उसकी जलवायु होगी। नेक्स्ट है वर्षा की कमी। राजस्थान में वर्षा की बहुत कमी है, इसकी वजह से भी राजस्थान की जलवायु जो है वह प्रभावित रहती है। धरातल की बनावट, धरातल की बनावट, तो धरातल की बनावट की यदि हम बात करें तो देखिए, जो हमारा ये मान लीजिए धरातल है, तो एक वो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो जैसे ही यहाँ पे आकर के इस पृथ्वी से टकराती हैं। अब देखिए हमारा जो धरातल है उसमें क्या है, ज़्यादातर रेतीला हिस्सा है, मरुस्थल है, मरुस्थल है। तो मरुस्थल में जैसे सूर्य की किरणें टकराएंगी, टकराने के बाद लगभग 40% का अवशोषण कर लिया जाएगा और 60% को परावर्तित कर लिया जाएगा। तो ये जो यहाँ पर जो 40% के आसपास जो सूर्य की किरणों का अवशोषण होता है, इसकी वजह से जो तापमान है उसके अंदर वृद्धि होती है। तो यानी कि कहने का मतलब राजस्थान का जो भूभाग है, जो धरातल है, उसकी बनावट भी कुछ इस प्रकार से है कि वो भी इस जलवायु को उष्ण जलवायु बनाने में, उष्ण कटिबंधीय जलवायु बनाने में, कटिबंध के बीच तो है ही, उष्ण जलवायु या शुष्क जलवायु बनाने में सहायक है। नेक्स्ट है वनस्पति की कमी। अब देखिए, यदि किसी स्थान पर वनस्पति ज़्यादा होगी, यदि किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, तो पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पर पेड़ पौधों की वजह से वर्षा ज़्यादा होगी, और वर्षा ज़्यादा होगी तो वो जलवायु है वो अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। तो ये भी एक जलवायु के परिवर्तन का कारण है। अब ये होता ये है कि जब जिस स्थान पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी नहीं होती और सर्दी के मौसम में ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है। तो प्रभावित इस प्रकार से करता है ये। देखिए, मान लो गर्मी के मौसम है और कोई भी व्यक्ति है, उसको गर्मी से बचने के लिए क्या ढूंढता है, सबसे पहले वो पेड़ ढूंढता है, पेड़ ढूंढता है कि भाई सब। और देखिए एक चीज़ आप कितने भी गौर कर लीजिएगा, किसी कमरे के अंदर आप बैठ के देखिए और एक पेड़ की छाया में बैठ के देखिए, पेड़ की छाया इतनी ठंडी लगेगी, इतना अच्छा अनुभव होता है पेड़ की छाया में बैठने से। इसका मतलब ये है कि पेड़ के नीचे गर्मी, अगर एक पेड़ है उसके नीचे इतनी ठंडक है तो बहुत सारे पेड़ होंगे, तो वहाँ ऑब्वियसली ठंडक ही ठंडक हो जाएगी। और अगर रात की बात करें तो रात एक खुले आसमान में एक बार ठंडी रात में बैठ के देखना और एक पेड़ के नीचे देखना, पेड़ के नीचे का जो हिस्सा है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता है रात में, मतलब गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्म नहीं होने देता पेड़, और सर्दी के मौसम में ज़्यादा ठंडा नहीं होने देता। तो ये होता किस वजह से है कि सूर्य की जो जो किरणें आती हैं और पेड़ों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन किया जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वो जो उनके अंदर की जो गुप्त ऊष्मा है उसकी वजह से तापमान में जो बैलेंस है वो बना के रखती है ये वनस्पति। तो इसलिए जिस स्थान पर जितनी ज़्यादा वनस्पति होगी उस स्थान पर गर्मी के मौसम में गर्मी कम होगी और सर्दी के मौसम में सर्दी भी कम होगी। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की ऋतुओं के बारे में। तो राजस्थान की ऋतुओं में देखिए, हम मेन तो 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्मकाल, शीतकाल और वर्षा काल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सिंपल सी, आगे अगर डिटेल में पढ़ लेंगे हम जो 6 ऋतुएं, और 6 ऋतुएं जो होती हैं उनके बारे में अगर डिटेल पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल सी बात करते हैं ग्रीष्मकाल की। ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी का मौसम, गर्मी की ऋतु। तो राजस्थान में गर्मी की ऋतु का समय जो है वो कब से कब तक रहता है, मध्य मार्च से लेकर के जून तक रहता है, और जून के बाद फिर बारिश आना स्टार्ट हो जाती है और उस समय मानसून आ जाता है, या यूँ कहें कि वर्षा ऋतु आ जाती है। मार्च से लेकर के जून तक का जो समय है ये ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत आता है। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो मई और जून के महीने में पड़ती है। मई और जून के महीने में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, और इस समय जो है वो जो हमारी पृथ्वी है उसका तापमान, यानी कि हमारे राजस्थान का जो तापमान है, खास करके पश्चिमी राजस्थान
जिसमें कि जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह ज़िले आते हैं, उनका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कौन से मौसम में? कौन से ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। और कौन से महीने में? मई और जून के महीने में। फिर उसके बाद, और इसमें ये तापमान में जो वृद्धि होती है, इसका क्या कारण होता है? किस वजह से इतनी ज़्यादा तापमान होता है? क्योंकि उस समय जो जून, अब इसमें मई से लेकर के मई जून का जो समय होता है, उसमें सूर्य का जो स्थिति है वो उत्तरायण की स्थिति होती है, यानी कि सूर्य जो है वो लंबवत स्थिति में चमकता है, और इस वजह से क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है और दिन लंबे और रातें छोटी होती, इसी वजह से। तो वायु, अब देखिए ये आप 21 जून का जो दिन होता है, उस दिन सूर्य पूरा सीधा कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, और कर्क रेखा के ऊपर चमकता है तो इसका मतलब बाड़मेर जो जगह है, बाड़मेर जो जिला है, उसके ऊपर सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा सीधी पड़ती हैं। अब देखिए वायुदाब की बात करें तो वायुदाब कम और तापमान अधिक होना इस ऋतु की प्रमुख विशेषता है। वायुदाब तो कम होता है लेकिन तापमान सर्वाधिक होता है। अब चूंकि वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध है, तो तापमान अधिक होगा तो वायुदाब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और राज्य का वार्षिक तापांतर 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 17 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। राज्य का वार्षिक तापांतर का मतलब है मैक्सिमम टेम्परेचर 24 घंटे का और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस। तो वार्षिक तापांतर जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 17 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दोपहर के समय तापमान जो है वो 36 डिग्री रहता है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर खत्म होता है और शाम की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा पहर जब आता है, तब तक तापमान में जो है वो 49 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाती है। मतलब 49 के आसपास पहुंच जाता है टेम्परेचर। उसके बाद बात करते हैं हम वर्षा ऋतु की, जो कि जून से स्टार्ट हो जाती है। जून गर्मी और जून के बाद से वर्षा ऋतु जो शुरू हो जाती है और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक चलती है। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक बरसता है। राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से वर्षा होती है। तो वर्षा किस मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है? तो वो मानसूनी हवाएं कौन सी होती हैं? जो कि दक्षिण पश्चिम की तरफ से आती हैं, उनको मानसूनी हवाएं कहते हैं, और उसकी वजह से वर्षा होती है। इसलिए राज्य की सबसे अधिक वर्षा बारिश के मौसम में ही होती है। बारिश की जो ऋतु होती है, उसी ऋतु में सबसे ज़्यादा राजस्थान में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून हिंद महासागर से उत्पन्न होकर के दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक तो बंगाल की खाड़ी शाखा और दूसरी अरब सागर की शाखा। दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर से उठता है और दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरा अरब सागर की शाखा के रूप में राज्य में प्रवेश करता है। कौन सी शाखा के रूप में प्रवेश करता है? अरब सागर की शाखा के रूप में प्रवेश करता है। और राज्य को इस शाखा से लगभग 57.7 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है, जिसका कारण क्या है कि अरावली श्रृंखला जो है उसका दक्षिण पश्चिमी विशाखा के समांतर होना, यानी कि जो पवनें आती हैं वो अरावली के समांतर आती हैं, और अरावली के समांतर होने की वजह से वो वर्षा करने के बजाय सीधी उसके साथ साथ निकल जाती हैं। इसलिए यहाँ पर वर्षा जो है वो कम होती है, और कितनी होती है? मात्र 57.7 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं शीतकाल की। तो शीतकाल राजस्थान में इस अवधि का जो मौसम है वो नवंबर से शुरू हो जाता है और मार्च तक चलता है, जब मार्च में वापस पुनः शीत ऋतु उस ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। और यदि हम सर्दी की बात करें तो सबसे ठंडा महीना जो है वो जनवरी का होता है, और इस काल में जो सूर्य की स्थिति होती है वो दक्षिणायन हो जाती है, यानी कि मकर रेखा पर सूर्य जो है वो चमकने लगता है। इसके फलस्वरूप तापमान में गिरावट आती है और वायुदाब बढ़ने लगता है, और इस ऋतु में जो है वो वर्षा न के बराबर होती है। यदि होती है तो वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, और फिर उसको मावट के रूप में जाना जाता है। उसको क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बात करी। नेक्स्ट डे हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे जलवायु का वर्गीकरण
किस प्रकार से जलवायु कितने जलवायु प्रदेशों के रूप में राजस्थान को बांटा गया था, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में मैं मैथमेटिक्स भी शुरू करने की सोच रही हूँ, देखती हूँ एक आध दिन में किस तरीके की प्रोग्रेस रहती है उसकी। तो आप चैनल पर लगातार विजिट करते रहें और चैनल से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।